हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS एकेडमी में। हमारा भारतीय संविधान का क्लास चल रहा है जिसमें कि हम उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे तथ्यों को देखा और आज हम महाभियोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। वैसे संविधान में इस प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया है उसका नाम महाभियोग नहीं रखा गया है। महाभियोग शब्द का उपयोग सिर्फ महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है, लेकिन मतलब आम बोलचाल की भाषा में या जनरली यूज कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में भी महाभियोग, जो कि संविधान में नहीं, महाभियोग शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया का सिर्फ उल्लेख किया गया है, जो कि महाभियोग नहीं है, लेकिन उसी तरह का पैटर्न है तो इसलिए इसे महाभियोग बोल दिया जाता है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उन्हें किस प्रकार से हटाया जाता है। पिछले क्लास में तो हमने देखा किस प्रकार से वो सेवानिवृत्त होते हैं, 65 वर्ष उनकी आयु है और मिनिमम आयु कुछ भी नहीं है, मतलब संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें आज हम महाभियोग देखने वाले हैं और महाभियोग में किस प्रकार से साबित कदाचार और अक्षमता, यानी कि यदि वो उनका जो कदाचार है यानी कि संविधान का उल्लंघन है और अक्षमता का अर्थ होता है वह मतलब किसी कारणवश सक्षम ना हो कार्य करने में, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई किसी और कारणवश से, तो ऐसा हो सकता है। तो महाभियोग इन दोनों आधार पर लाया जा सकता है, जो साबित कदाचार है, संविधान से छेड़छाड़ मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप, या तो अक्षमता है। तो इसमें हम महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका जो नियम होता है उसे संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का जो नियम होता है वह संसद निर्धारित करता है। सबसे पहले तो वह प्रक्रिया जो है, मतलब यदि किसी जज को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो सबसे पहले उसे सदन में, मतलब जो सदन है संसद का, जो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर लाया जाता है कि ये फला नाम के जज हैं जो कि जिन पर ये साबित कदाचार और अक्षमता का एक तरह से उस पर आरोप लगाया जाता है। तो उस सिचुएशन में फिर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें कि लोकसभा या राज्यसभा 2 सदन हैं, इनमें से किसी भी सदन में उस सदन के व्यक्ति जो मतलब जो सदस्य हैं वो ला सकते हैं इस मतलब एक प्रस्ताव को ला सकते हैं, जो कि यदि लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा तो उसके लिए 100 सदस्य 100 मेंबर्स उसके सपोर्ट में होने चाहिए यदि लोकसभा में लाया जाएगा। यदि राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसके लिए 50 मेंबर। उसका कारण यह है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर से आधे हैं, 245 और 545। तो मतलब इस कारण से लोकसभा में ज़्यादा नंबर रखा गया, ज़्यादा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए 100 का, और राज्यसभा में 50 का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जितने सदस्य होने चाहिए उसके समर्थन में वो समर्थन प्राप्त हो। उसके बाद फिर जब सदन में लाया जाता है तो वहाँ पर जांच किया जाता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या ये सही है, मतलब कहीं गलत तो नहीं है। यदि गलत पाया जाता है सबसे पहले तो जांच कराई जाती है। महाभियोग प्रस्ताव की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। जिस समिति का गठन किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव की जांच के लिए।
तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, जिसमें न्यायाधीश भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा और एक न्यायाधीश, और उसके अलावा कोई विधि के विशेषज्ञ। फिर जब ये जांच हो जाती है तो फिर जांच रिपोर्ट उस सदन में दिया जाता है। यदि लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति को। तो उसके बाद फिर यह संसद में रखी जाती है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा जो इनिशिएट करता है उस सदन में रखा जाएगा। फिर उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, यानी कि जो प्रस्ताव है इस पर चर्चा होगी। बहुत सारी जो पार्टियां हैं, कोई उसके पक्ष में कोई उसके विपक्ष में, तो वो चर्चा होने के बाद चर्चा ये रखी जाएगी, उसके बाद उस पर बहस होगी। फिर डिसाइड किया जाएगा कि मतलब जो जज हैं उन्हें उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। तो 14 दिन पहले ही उन्हें सूचना दे दी जाएगी कि आपको इस दिन जाकर वहाँ पर अपना पक्ष रखना है जो आपके हिसाब से सही है। तो वो पक्ष अपना जाकर रखेंगे, और या तो अपने खुद से जाएंगे पक्ष रखने के लिए या अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को सूचना देनी होगी, जो कि वो आके अपना पक्ष रखें। फिर उसके बाद वे सदन में अपनी बात रखने के लिए खुद आ सकते हैं या प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, यह उनका अधिकार है। फिर यदि न्यायाधीश के पक्ष में न्यायाधीश का जो पक्ष है, जो बात उन्होंने रखी, उस बात से यदि सदन संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वहाँ पर वोटिंग कराई जाती है कि कौन कितने उनके पक्ष में हैं, कितने उनके विपक्ष में। तो इस कारण से वोटिंग कराई जाएगी, जिससे कि पता चलेगा कि कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। तो यह प्रस्ताव पास होने के लिए बहुमत होना चाहिए। किस प्रकार से? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब 545 जो लोकसभा में है, यदि लोकसभा में पास हो रहा तो उसके कुल सदस्य संख्या यानी कि 545 है तो उनका आधा 50% + 1 तो बहुमत माना जाएगा। या उपस्थित सदस्य, मतलब जितने उपस्थित मेंबर हैं उनमें 2/3 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और इनमें से दोनों में से जो जिसमें ज़्यादा सदस्य होंगे वह मान्य होगा, या वह मान्य होगा। फिर उसके बाद दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, दूसरे सदन से भी पास करना पड़ेगा। जैसे ये जिस तरह से कानून पास किया जाता है उसी तरह से कानून को भी दोनों सदन से पास होना पड़ता है, तो इसको भी इसी तरह से दोनों सदन से पास होना पड़ेगा। पहले लोकसभा में, मतलब पहले जो भी सभा इनिशिएट करेगी, लोकसभा करे या राज्यसभा, उस सदन में पास होगा इस मेजोरिटी से, जो मैंने बताया 2/3 बहुमत या कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास होना चाहिए। उसके अलावा फिर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद जब पास हो गया पूरी तरह से, यदि पास हो जाता है तो फिर वह पद जो होता है मुख्य, ये किसी भी न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, तो वो पद रिक्त समझा जाएगा, यानी कि उन्हें पद से भी मुक्त कर दिया गया, इसका अर्थ यह होगा, रिक्त समझा जाएगा। तो यह तो थी महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें हमने देखा किस प्रकार से महाभियोग के लिए क्या आधार चाहिए, साबित कदाचार और अक्षमता चाहिए, और इसमें किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती है, संसद किस प्रकार से इस प्रक्रिया का एक तरह से नियम बनाती है। फिर उसके बाद सदन में लाया जाता है, उनके समर्थन में कितने मेंबर चाहिए। फिर जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद जांच जब हो जाती है तो सदन में रखा जाता है वह जांच। फिर 14 दिन पहले एक तरह से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सूचना दी जाती है कि आप अपना जो बात है वो रखें यहाँ सदन में आके। यदि उससे संतुष्ट हो जाता है सदन तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो फिर वोटिंग होती है। वोटिंग में बहुमत होना चाहिए दोनों सदन में,
2/3 बहुमत या उपस्थित मतदान, ये उपस्थित जितने भी उपस्थित हैं उसमें से 2/3 या टोटल में से सामान्य बहुमत। और दूसरे सदन में भी यही होता है, यदि बहुमत से साबित हो गया तो फिर उसके बाद वो पद रिक्त माना जाएगा। तो यह तो थी महाभियोग। फिर इसके अलावा अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज को, कितने जज को मतलब महाभियोग द्वारा हटाया गया है? अभी तक एक भी जज को नहीं हटाया गया है। प्रक्रियाएं हुई है, महाभियोग की प्रक्रियाएं कुछ कुछ जज पर हुई है। कुछ दिन पहले 2018 में जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन पर भी महाभियोग लगा था, लेकिन मतलब जांच के दौरान ही एक तरह से खारिज हो गया, आगे का प्रोसेस ही नहीं बढ़ा। फिर उससे पहले भी कुछ कुछ जजों पर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ कुछ जज हैं, और हाई कोर्ट में भी यही प्रोसेस होता है। तो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज पर हुआ है, लेकिन मतलब किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका है अभी तक इसके द्वारा। या तो ये यहीं पर अटक जाते हैं, फिर यदि यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई लोकसभा में फंस जाते हैं, मतलब लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से नहीं पास हुआ, इस तरह की बातें होती है। तो अभी तक किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के, दोनों के प्रोसेस एक ही हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उच्चतम न्यायालय के महाभियोग को हम पढ़ रहे थे, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।